Hello students, today we'll be starting with the chemical properties of group 16. Chemical properties में अगेन वही टॉपिक्स होंगे जो ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो सेम है जैसी हमारी ग्रुप 15 में थी। तो सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे किससे? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो जो पहला अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो अपना ए पॉइंट आएगा दैट वुड बी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर से हम चलो इनके कन्फिगरेशन पे चलते हैं कि कन्फिगरेशन के हिसाब से क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो जो जनरल कन्फिगरेशन है वो क्या है? जैसे ऑक्सीजन का लिख लेता हूँ और सल्फर का लिख लेता हूँ। वैसे तो NH2NP4 होता है बट फिर भी कोई बात नहीं, हम एक बार वापस लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, अब इसकी क्या क्या टेंडेंसीज है यहाँ पे अगर हम हेडिंग डालें जनरल ऑक्सीडेशंस और टॉप टू बॉटम जाते हुए उनका क्या ट्रेंड रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा ये, मतलब क्या चार्ज शो कर सकता है ये? -2। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं चलो ट्रेंड्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं -2। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब भी ये स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर रहा है ना 1s2 2s2। ये भी 4 अगर दे देगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 सारे फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। क्या हो जाएगा? +4। और तीसरा क्या हो जाएगा? +6। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो वो हो जाएगा। तो ट्रेंड्स में अगर हम बात करेंगे +4 और +6 की, चाहो तो +6 ऊपर लिख सकते हो, +4 नीचे लिख सकते हो। लॉजिक वही है जो वहाँ पे था। -2 किस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? ऑक्सीजन पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, या नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा उसका? ऑक्सीजन पे होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? -2 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी है, जो चार्ज है, -2 की स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सिमिलरली +6 की टेंडेंसी की भी अगर हम बात करें तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, देख लो 2 का गैप है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के केस में क्या हो जाएगा? ये S वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल मतलब 3s में, इसके आउटर मोस्ट शेल मतलब 2s में। इधर इसमें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है बट जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं जिनके s इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से, वो पार्ट नहीं लेते हैं बॉन्डिंग में। तो s की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं? 2। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम हो जाएगा। तो +6 का भी ट्रेंड सेम रहेगा, इसीलिए मैंने बोला +6 भले ऊपर लिख दो। +6 की भी टेंडेंसी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। ठीक है, लेकिन +4 की टेंडेंसी की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, इसमें कुछ नया नहीं था, वही सारी चीज़ें थी। एक तो ये चीज़ हो गई। अब मेन चीज़ क्या आती है कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये तो हमने पूरे ग्रुप का देख लिया। अब मैं एलिमेंट वाइज बताता हूँ क्योंकि एलिमेंट वाइज याद करना इजी है तो इशू नहीं आना चाहिए। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सीजन की। सल्फर हो, सेलेनियम हो या टेलुरियम हो, तीनों का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहता है और पोलोनियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगा। ऑक्सीजन पे तो आपको पता ही, अच्छा 0 तो कोई भी शो कर सकता है, ये तो पता ही है। ऑक्सीजन जो जनरली शो करता है वो होता है -2 -1 +1 +2। और एक केस आता है जब वो क्या शो करेगा? -½ शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और -1 में पर ऑक्साइड। अभी एग्जांपल देखते हैं इसके। सल्फर, सेलेनियम या टेलुरियम -2 तो शो करेंगे, साथ में +2 +4 +6। याद रखने का तरीका क्या कि जो तीनों जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी वो तो शो कर ही रहे हैं, एक -2 ऐड हो जाएगा। पोलोनियम चूंकि मेटेलिक है तो नेगेटिव चार्ज तो इस पर कभी नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसमें भी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +6 वाला चार्ज नहीं आता है। तो कौन कौन बच गया? +2 एंड +4। अब अगर ऑक्सीजन पे -1 होता है तो उसको क्या बोला जाता है? परऑक्साइड। इसका तो पता ही होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल्स परऑक्साइड के जैसे हो गया Na2O2 या BaO2 एक्सेट्रा।
फिर अगर O पे -½ आता है तो उसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। इसके फेमस एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? KO2 आ जाएगा या CSO2 आ जाएगा। सॉरी। तो इन सब में O पे माइनस या -½ होता है। अच्छा, ऑक्सीजन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेकंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव वो तभी शो करेगा ना जब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा। तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो उस केस में वो पॉजिटिव शो करता है, OF2 या फिर O2F2। OF2 में अगर आप चेक करेंगे तो O पे +2 आता है और O2F2 में +1 आएगा। तो ये कुछ इसके बेसिक एग्जांपल्स हैं और बेसिक एक जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये ग्रुप शो करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा, पोलोनियम के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, जनरली जो सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो भी मेजरली अपने एलिमेंट्स हैं वो या तो BCC या FCC शो करते हैं, लेकिन पोलोनियम अकेला ऐसा एलिमेंट है इस पूरे पीरियड में, इस पूरे ग्रुप में, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है और 2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट्स, ये पोलोनियम की खास बात है, एग्जिस्ट्स इन 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, ठीक है, जिनको अल्फा एंड बीटा बोला जाता है। उस पर छोटा का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है ना, इसीलिए इस पर आ सकता है, बाकियों में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी यहाँ पे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट बी पार्ट इज anomalous behavior of oxygen। सबसे पहला तो anomalous behavior जो पहले हमने पढ़ा था सेम वैसा ही है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए इसका? कोवैलेंसी शुड बी 4, है ना, एक S में होता है और 3 P में होता है, तो कोवैलेंसी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने अवेलेबल है आउटर मोस्ट में, कोवैलेंसी शुड बी 4। किसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन की। इन ऑक्सीजन भले लिख सकते हो, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कर दो यहाँ पे, ऑफ ऑक्सीजन शुड बी 4 बट इट रेयरली एक्सीड्स 2। ओजोन में ज़रूर ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बना देता है, बट बाकी केसेस में जनरली उसका जो कोवैलेंसी है वो कितना होता है? 2 होता है। सेकंड, ऑक्सीजन का क्या एक प्रॉब्लम है? उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। थर्ड, हाई, एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगेन उसका भी जो एटोमिसिटी होता है वो लो होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ है। एक और चीज़ लिख सकते हो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या रीज़न है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर के केस में बात कर रहे हैं हम। अगर हाइड्राइड्स के कंपेयर करें, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इन कंपेरिजन टू अदर हाइड्राइड्स, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? बेसिकली इसी पार्ट के अंदर आ जाएगा। ये सब एनोमलस बिहेवियर है ऑक्सीजन के। अगेन ये भी कैन नॉट फॉर्म p-pi d-pi बॉन्ड्स, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कांट फॉर्म p-pi d-pi और d-pi d-pi बॉन्ड्स। ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आ जाएगी। तो ये सारी एनोमलस प्रॉपर्टीज थी ऑक्सीजन की। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। वो हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। वही ट्रेंड पढ़ेंगे हम, किस किस के साथ? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हेलोजन्स के साथ। रिएक्शन विद हाइड्रोजन में अगर मैं सबको अज्यूम कर लूँ ई है, मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे हैं ई है। ई मतलब क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम मत लिखो भले चलेगा, एक्सेट्रा करके लिख दो। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन में इन सब पे जनरली -2 है, H पे क्या होता है? +1 और -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जैसे H2O होता है वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जनरल जो हाइड्राइड बनेगा वो क्या होगा? H2E। सबसे पहला पॉइंट इसका, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, सॉरी चलो ठीक है, इंक्रीजेस कर दो इसको, उल्टा भी लिख सकते थे वैसे, मतलब बॉटम टू टॉप, बट वो अजीब हो जाता।
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। कौन सा बॉन्ड लेंथ, किसकी बात हो रही है? एच ई बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ई मेरा कोई भी ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ई की साइज अगर क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो एच ई बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? ईज ऑफ गिविंग H प्लस, जो अपना H प्लस आराम से दे देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन किसका होगा? H2TE का। तो मतलब क्या हो गया? दैट इज H2TE इज मोस्ट एसिडिक। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर हम बात करते हैं नंबर 2, क्या पॉइंट था वहाँ पे? स्टेबिलिटी। 3 ही पॉइंट थे ना। एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ अमोनिया के केस में बेस बना था, यहाँ लेकिन ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था? स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। वही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें ट्रेंड उल्टा हो जाता है, समझने वाली बात है। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या रीजन है? अगेन फर्स्ट वाला ही है, बिकॉज एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बॉन्ड इज easily broken at high temperatures. high temperatures क्या बोला है? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी नाम से पता पड़ता है ना, थर्मल मतलब टेम्परेचर के रिलेटेड है। ये हो गया किसका? मतलब फर्स्ट वाली चीज क्या हुई? टॉप टू बॉटम जाते हुए इंक्रीज हुई, सेकंड वाली डिक्रीज हुई, थर्ड वाली फिर से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को हम बोल सकते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी था। तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा था, तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फॉर वाटर। वाटर को हम इस ट्रेंड में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। वाटर के अलावा जो बाकी तीनों हैं, H2SE, H2TE और H2S, इसमें ऊपर से नीचे जाते हुए रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ता है। मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2TE। दैट इज H2TE इज the most strongest reducing agent। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ये आराम से खुद को -2 से ऑक्सीडाइज करके +4 पे लेके जाएगा, लेकिन बाकियों को तो ऑक्सीडाइज होके +6 तक जाना है। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी होता है। ये था रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। Next is reactivity with oxygen। अब ऑक्सीजन जब भी अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, तो उस केस में ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -2 आएगा। तो जो साइड वाला कंपाउंड है उस पर मेजरली क्या आ सकता है? या तो +2 आ सकता है, या +4 आ सकता है, या +6 आ सकता है। बट ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जनरली +2 वाला -2 के साथ नहीं आता है। मतलब जो आपके ट्रेंड आएंगे O के साथ 2- अगर आप लोगे तो E पे या तो +4 आएगा या फिर +6। अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 और 2 को लेके E2O4 बनेगा, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों का? EO2। तो एक तो फॉर्मूला अपना जनरल जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? EO2। और दूसरा जो जनरल फॉर्मूला अगर +6 और 2 है तो क्या बन जाएगा? E2O6। उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है? EO3। अब इसमें ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। जनरली फिजिकल स्टेट पे ही क्वेश्चन आते हैं। हम EO2 की बात करते हैं। अगर मैं E की जगह O रखूं तो O और O2 मिला के क्या बना देंगे? O3। अगर S रखूं तो SO2। ये जो दोनों होती है ये क्या होती है? गैसेज होती है। अगला कौन आएगा? SeO2 और TeO2। ये दोनों क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, जब हमने हाइड्राइड्स की पढ़ी थी तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाते हुए बड़ा था, लेकिन इसके केस में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? अगेन ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, इन तीनों की बात कर रहे हैं। दैट इज SO2
ये हम प्लस इसी की बात कर रहे हैं, +4 वाले की, क्योंकि EO3 में तो O तो आ नहीं सकता, O4 थोड़ी बनेगा, कौन आता है SO3, SeO3 और TeO3 एग्जिस्ट नहीं करता है, TE पे तो +6 हो नहीं सकता, SE पे भी मुश्किल से +6 बनता है, तो हम EO2 की बात कर रहे हैं, दैट इज SO2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको DPP में, हम करेंगे जब DPP3 सॉल्व तब आपको समझ में आएगा। SO2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड T आएगा ना, हाँ ठीक है, TeO2 इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सके। अब सबसे वीकेस्ट कौन है, TeO2, तो T पे इसके TeO2 के केस में क्या चार्ज है, T पे +4 है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट उस पे +4 क्या होता है, स्टेबल होता है, तो +4 से +6 जाता तो है बट डिफिकल्ट है, लेकिन S पे +4 है, S पे ज्यादा स्टेबल कौन सा चार्ज होता है, +6, हमने पढ़ा है ना कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो +6 की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, +4 की तो बढ़ती है, तो ऑलरेडी जो +4 में है वो थोड़ी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, वो अगर खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा तो उसका जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन अगर SO2 की बात करूँ तो सल्फर पे +4 है, +4 से उसकी तो टेंडेंसी है +6 में जाने की, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया जाता है। तो आई होप ये क्लियर है। ध्यान रखना हाइड्राइड्स के केस में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, और अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम होगी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मेन हम आते हैं किसकी तरफ, रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। हेलोजेंस पे क्या चार्ज लेके चल रहे हैं हम, X-, ठीक है। अब X- में जनरली वैसे अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि जैसे सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आयोडीन के बराबर ही है या थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, फिर भी सल्फर पे नेगेटिव क्यों आता है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हेलोजन हमेशा माइनस प्रेफर करने का ट्राई करता है, -1 लेके प्रेफर करता है हमेशा, क्यों, क्योंकि उस पर -1 लेके वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। इसीलिए हम X- की अगर बात करें तो पॉजिटिव में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें फिर से, तो E पे क्या क्या चार्ज हो सकता है, E पे पॉजिटिव में +2, +4 या +6 हो सकता है, और X पे -1, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर आएगा, मतलब जो कंपाउंड बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, जनरल जो कंपाउंड्स बनेंगे दे वुड बी EX2, EX4 एंड EX6, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा स्टेबल, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, थोड़े स्टेबिलिटी ऑर्डर्स देख लेते हैं अपन, पहले अपन हेलोजन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो आई होप वो तो समझ में आ ही जाना चाहिए आपको, F- ग्रेटर देन Cl- ग्रेटर देन Br- ग्रेटर देन I- होता है ना। F- सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके एकदम सबसे अच्छा नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। दूसरा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर था, दूसरा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है, EX6 ग्रेटर देन EX4 ग्रेटर देन EX2। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देयर इज नो लोन पेयर, इसके अंदर देयर इज 1 लोन पेयर, इसके अंदर देयर आर 2 लोन पेयर्स। एग्जाम्पल देखो, जैसा हम ये बनाते हैं, सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, SF6 इज द मोस्ट स्टेबल वन, इज द मोस्ट स्टेबल हैलाइड ऑफ ग्रुप 16। वाई, क्योंकि एक तो फ्लोरीन भी आ गया इसमें जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल था, और कन्फिग्रेशन भी इसने कौन सा लिया है, दोनों के केस में नंबर वन स्टेबिलिटी वाला आ गया ना। इसमें चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन से तो कितना लोन पेयर आता है, 0 लोन पेयर। SF4 में चेक करो क्या बनेगा, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सिमिलरली SF2 में आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर और साथ में 2 लोन पेयर। तो मतलब क्या हो गया कि सबसे कम लोन पेयर्स इसमें है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है ना इसका, इसमें ऑल ईच एंगल इज 90 डिग्री, सबसे ज़्यादा 90 डिग्री इसी में होता है। इसका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, शेप क्या हो जाएगा SF6 का ऑक्टाहेड्रल, इसका क्या हो जाएगा sp3d, और शेप इसका क्या आ जाता है सीसॉ। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया sp3, और शेप इसका कैसा आ जाएगा, जो अपना वो था ना 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर और किस में होते थे, H2O में होते थे, उसका शेप क्या होता था V शेप, तो इसका भी क्या आ जाएगा V शेप। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये दोनों स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान रखना है, क्यों ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। EX6 क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि लोन पेयर सबसे कम है। F- सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि सबसे स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करता है। तो इसके अंदर, क्योंकि बाकियों में तो क्या हो जाता है 3d0 आएगा ना इसके अंदर, तो इसके अंदर जो कन्फिग्रेशन बनता है वो आर्गन का बनता है 3s2 3p6 3d0। सिमिलरली इसमें 4d0, इसमें 5d0। तो F- में तो 2s2 2p6 आता है एंड में,
2D तो होता नहीं है, तो सारे के सारे फुलफिल्ड है। तो सबसे स्टेबल जो हैलाइड होता है वो कौन सा होता है, SF6, क्योंकि फ्लोरीन भी आ गया स्टेबिलिटी के टॉप पे है और EX6 भी स्टेबिलिटी के टॉप पे है, तो वो ट्रेंड भी उसने फॉलो कर लिया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि जो इनके जनरल फिजिकल स्टेट्स हैं कि गैसेज होती है, लिक्विड्स होती है, जो जो मेन कंपाउंड्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। एक बस छोटा सा पार्ट बचा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसेस। जितने भी हेक्सा फ्लोराइड्स है वो तो सब क्या है, गैसेस हैं। और जो टेट्रा हेलाइड्स हैं जैसे SF4, SeF4 और TeF4। SF4 गैस होता है, फिर ये वाला होता है लिक्विड और फाइनली ये हो जाता है सॉलिड। ठीक है, ये जो टेट्रा हेलाइड्स है वो, डाई हेलाइड्स के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक कभी कभी सेलेनियम के डाइमर्स में जो सेलेनियम होता है उसमें +1 चार्ज भी आता है, बहुत रेयर है ये, बस एक एग्जांपल दिखाता हूँ उससे समझ में आएगा। डायमेरिक हेलाइड्स undergoes डिसप्रपोर्शनेशन। डायमेरिक हेलाइड्स क्या करते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन अंडरगो करते हैं। एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, Fe2Cl2। SeCl का डाइमर है ना ये, इसमें Fe पे क्या चार्ज है, +1, तो उसके केस में ये क्या बना के देता है, +1 से 0 भी जाता है और +1 से +4 में भी जाता है। इस पे +4 है, इस पे क्या है, 0। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आई होप ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जब इंटरमीडिएट में है तो वो क्या कर देगा, डाइमर अगर है, डाइमर है ना SeCl का, तो वो क्या कर देगा, हमेशा डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। तो ये चीज़ें आपको कुछ और थी जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जाके जो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप 16 की वो खत्म होती है। अब इसके बेसिस पे हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें DPP3 करेंगे। DPP3 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। अगेन उसमें हाइब्रिडाइजेशन का जो अपना बॉन्ड एंगल है, ये कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, शेप वगैरह, वो सब तो फिर से आएगा। फिर इसमें मेन एक चीज़ आती है एसिडिक बेसिक स्ट्रिंग, तो उसके अंदर कुछ नॉलेज हमने यहाँ पढ़ी है और कुछ हमने फजान रूल में पढ़ी थी, वो हमको ध्यान में रखना है। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग जब DPP करेंगे उसके बाद जब उसके सोल्यूशंस देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।